हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे आज हम जो है डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ CFSE थर्मोडायनेमिक एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट। मतलब CFSE का एप्लीकेशन क्या होता है, जो हम CFSE देख रहे थे उसका एप्लीकेशन क्या होगा इस वीडियो में हम सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है एनिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि स्कैंडियम से जिंक, जैसे जिंक की ओर जाते हैं, एक क्या बोलना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। जेड इफेक्ट का मान, इफेक्टिव का मान मतलब उसका जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन किसके ऊपर बढ़ता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता है। और जो जेड इफेक्टिव होता है वो होता है 1 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई कह सकते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, मतलब आयनिक रेडियस बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट का मान क्या होगा? कम होगा। और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस का मान कम होगा। तो सीधा सीधा इधर रेडियस कम हो रहा है, इसलिए जेड इफेक्ट का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक सीरीज ही ले लेते हैं, पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, सबका 2+ स्टेट हमने ले रखा है और इसकी स्टेबिलिटी कितनी कितनी होती है वो हम देखते हैं। जो नॉर्मल आयनिक रेडियाई होता है उसको मैं आयनिक रेडियाई और ये जो आयन है उसके बीच में जो ग्राफ मिलना चाहिए वो ये रेड कलर में मैं यहाँ पे शो किया हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या आता है कि ट्रांजिशन मेटल आयन का जब लिगेंड के साथ में अटैचमेंट होता है तो उसमें स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में, है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो मैं सीरीज बनाया हूँ ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो पहले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किसमें भरेगा? इसमें भरेगा। एक बार ये भराव हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। D2 है तो फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। D3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा। अगर D4 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे 3 ही भरेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? EG में। ठीक है, 5 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 3 2 5। 6 है तो क्या हो जाएगा? अब पेयरिंग होगी क्योंकि EG पूरा भर चुका है। इसमें 2 ऑर्बिटल होता है, T2G में 3 ऑर्बिटल होता है, ये आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो प्रीवियस वीडियो पे जाके देखिए, है ना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, और D6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2G 4 EG 2। इसी तरह 7 का 5 2। ठीक, यहाँ पे 6 2। 8 का क्या हो गया? 6 और 2। 9 कहाँ चला जाएगा? अब 6 यहाँ भर चुका है, 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, मतलब यहाँ पे 6 ही भरेगा, यहाँ भी 6 ही भरेगा, इससे ज़्यादा भर ही नहीं सकता। 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, मतलब वहाँ पे जाकर पेयरिंग कर रहा है। और D10 का स्थिति क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4। ये क्या हो गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये जो ग्राफ बनाया हूँ रेड 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 कलर में जो डॉट दिखाया हूँ, ये उसका किसका? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे T2G, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। ये क्या हो गया? T2G और ये क्या हो गया? EG। यहाँ पे क्या हो गया? 3 ऑर्बिटल और यहाँ क्या हो गया? 2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब जो पहले की स्थिति थी उससे क्या हो गया? ये ज्यादा स्थायी हो गया। पहले की स्थिति से क्या हो रहा है? ज्यादा स्थायी हो गया, मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? आयनिक रेडियाई तो कम हो रहा है, आयनिक रेडियस इस लाइन के हिसाब से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो कहाँ रहा है? कुछ तीव्रता से, मतलब ज्यादा डाउन जा रहा है, किसमें? आयनिक रेडियाई में। तो ये D1 वाली स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो इसका रेडियस और कम हो जा रहा है। आयनिक रेडियस क्या हो जा रहा है? और कम। किसका? टाइटेनियम का, मतलब स्कैंडियम से भी छोटा क्या हो गया? टाइटेनियम। उसके बाद में वेनेडियम का देखते हैं तो और छोटा हो गया। क्यों हो रहा है?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन T2g वाले ऑर्बिटल में भर रहे हैं। T2g ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरता है उसकी स्टेबिलिटी भी आती है। स्टेबिलिटी आने के साथ साथ अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ते जाता है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, साइज छोटे होते जाता है। ठीक है, अब यहाँ वेनेडियम का हम देख लीजिए। क्रोमियम का क्या स्थिति हो गया, क्रोमियम मतलब D4 कॉन्फ़िगरेशन, D5, D6, D7, D8, D9, D10। चलिए, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, Eg में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, Eg में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब स्थिति क्या हो रही है, स्थिति कहाँ जा रही है, D4 यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस में क्या हो गई, थोड़ी सी वृद्धि हो गई। मतलब इसका जो आयनिक रेडियस यहाँ था इस लेवल का था, क्रोमियम का कहाँ आ गया, इसके लेवल का आ गया। ठीक है, आयनिक रेडियस में थोड़ा सा वृद्धि हो गया। उसी टाइप से मैग्नीशियम तो Mg होता है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, D5 कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल पे। इस वजह से इसका आयनिक रेडियस कहाँ आ जा रहा है, जो नॉर्मल जो डिक्लाइन होना था वहां पे आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, D5 के बाद में फिर T2g में भरना चालू हो गया, मतलब इसका आयनिक रेडियस फिर से डिक्रीज होगा। T2g यहाँ पे लगातार क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन T2g में भरते हैं, 4, 5, 6। D8 कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, फिर से Eg में भरने लगते हैं, तो इसकी एनर्जी फिर से क्या होती, आयनिक रेडियस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। लास्ट में आयनिक रेडियस जीन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात, तो यहाँ पे D1, D2, D3 तो सेम रहेगा। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन जिसको ऊपर जाना चाहिए वो क्या होगा, नीचे ही पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो नीचे ही पेयरिंग करेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 हो गया। तब तक ये क्या था, 0, 0, 0 ही था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, 6 और यहाँ पे क्या होगा, 1। किसके लिए, D7 के लिए, और D8 के लिए सेम एज इट इज जैसे ही रहेगा। तो इन चारों का जो स्थिति होगा वो क्या होती जाएगा, जैसे जैसे T2g में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वैसे वैसे आयनिक रेडियस क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो वो सिक्वेंसली कम, यहाँ ब्लैक डॉट से मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ठीक है, ब्लैक डॉट से दिखाया हूँ, किसका किसका है, क्रोमियम, ये तो वेनेडियम का था, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का। ठीक है, और यहाँ पे एक छूट गया है कोबाल्ट का। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम आता है। यहाँ पे इसकी और इसका जो आयनिक रेडियस है लगभग बराबर होता है आयरन और कोबाल्ट का। ठीक है, उसके बाद में D8 आ गया। D8 में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, Eg ऑर्बिटल में चला गया। Eg ऑर्बिटल में चले जाएगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए इसका कोबाल्ट का यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ना, आयनिक रेडियस बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है D7 कहाँ आ रहा है, इस लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 6th के बाद में 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, Eg में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक दिखाना भूल गया था। तो क्या हो गया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन है किसका, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का ही, कि हम इसके आधार पर, CFSE के आधार पर, है ना, क्या दिखा सकते हैं, आयनिक रेडियस में जो कमी हो रही है उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, तब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं। तो यहां देखिए, सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है वो लैटिक्स एनर्जी के बारे में कैलकुलेट करना। ठीक है, लैटिक्स एनर्जी होता क्या है, जब कोई जालक या लैटिक्स 1 मोल बनता है, किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, या फिर कह सकते हो उसके जो अवयवी तत्व हैं उनसे, तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिक्स एनर्जी कहते हैं। ये कितना बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। ठीक है, 1 मोल बनता है तब जो एनर्जी निकलती है वो क्या है, लैटिक्स एनर्जी होती है, जालक ऊर्जा। ठीक है, ये 2 तरीके से हम याद कर सकते हैं। एक तो क्या है, बोन हार्बर साइकिल, जो आपने BSc में पढ़ा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बोर्न-लैंडे इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, लैटिक्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस n, क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर है, a एक कांस्टेंट है, z प्लस z माइनस, ये z प्लस और z माइनस को दिखाता है, आयन के अमाउंट को दिखाता है, आयंस को दिखाता है,
आर क्या है, आयनिक रेडियस है, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई एन, ये इंटू में है, ये है एक्सपेंशियल नंबर होता है एन, ठीक है। तो ये तो फार्मूला है, जनरल सा फार्मूला है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लैटिक्स एनर्जी कब बढ़ेगी, लैटिक्स एनर्जी कब बढ़ेगी, जब आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इससे पहले जो हम एग्जाम्पल देखे थे, आर की वैल्यू कम हो रही थी तो क्या क्या बढ़ रहा था, आयनिक रेडियाई ही कम कर रहे थे, ठीक है, आयनिक रेडियाई ही कम कर रहे थे, तो स्टेबिलिटी का हिसाब चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयनिक रेडियस को अगर हम इसमें प्लॉट करते हैं, किससे, लैटिक्स एनर्जी के साथ में प्लॉट करते हैं, तो हम ले लिए यहाँ पर डी ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट का। तो इसका जो एनर्जी आता है वो कुछ किस तरह से आता है, स्कैंडियम की एनर्जी यहाँ, टाइटेनियम की यहाँ, और वेनेडियम की यहाँ। देखिए वेनेडियम का यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। उसके बाद में क्रोमियम में क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D3, ये क्या था, D4। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होने लगती है, घटने लगती है। यहाँ पे क्या जाती है, मैग्नीज का D5, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, है ना, जैसा हम वहाँ चार्ट बनाए थे। अभी मैं चार्ट नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से कहाँ आएंगे, T2G में भरेगा। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन पहले भर चुके थे, है ना, ये 3 वाले यहाँ से यहाँ तक, ये क्या थे, T2G वाले थे। Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो T2G में 3 था, वो आयरन में क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, कहाँ तक, यहाँ तक, है ना, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरता है। कॉपर की स्थिति क्या हो जाती है, D9 की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाने लगता है, तो ये एनर्जी फिर से यहाँ पे क्या होने लगता है, कम होने लगता है या फिर कांस्टेंट होने लगता है, और जिंक की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, लैटिक्स एनर्जी है। ये भी जो डायग्राम है क्या दिखाता है, लैटिक्स एनर्जी कैसे कैसे अप जाता है, डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर कैसे डाउन जाता है, ठीक है। तो ये आप गूगल से ये जो फिगर है लैटिक्स एनर्जी वाला, ये डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो एप्लीकेशन है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में है। जैसे कॉपर 2+ ऑक्टाहेड्रल में जो CFSE होता है, एक्चुअल जो CFSE वो 6 दिखाता है, स्क्वायर प्लेनर में 12.8, टेट्राहेड्रल में 1.78। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 12.28। तो ये क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे जैसे कोबाल्ट का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिए हैं, 2+ और 3+। यहाँ पे क्या होता है D7, यहाँ पे क्या होता है D6 कॉन्फ़िगरेशन, आप निकाल के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ D6 में क्या होगा, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, Eg में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये लो स्पिन की बात करें तो यहाँ पे Eg में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए Eg में जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या आता है, अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे T2G में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। तो T2G में यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर देन कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 2+ का जो कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, 2+ का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बेसिक थर्ड की बुक में भी कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ है जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जॉन टेलर डिस्टोर्शन हमने देखा है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है कि D9 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जॉन टेलर इफेक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मोर स्टेबिलिटी आती है, मोर स्टेबिलिटी आती है। तो मैंने कैलकुलेट करके बताया है पिछले वीडियो में कि D9 में 0.5 क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी आती है जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण, मतलब अष्टफलकीय संरचना का विकृत हो जाने के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आप बता सकते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के आधार पे, पीला हरा एब्जॉर्ब करेगा तो लाल बैगनी देगा, ठीक है, पीला एब्जॉर्ब करेगा तो नीला रंग, नील जैसा रंग देगा। अगर ऑरेंज मतलब नारंगी एब्जॉर्ब करेगा कलर को तो नीला रंग देगा। होता क्या है, देखो ये एब्जॉर्ब करने वाला रंग है और ये इमिट करने वाला रंग है। अगर कोई लाइट, अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल किसी भी लाइट को 100% अगर एब्जॉर्ब कर ले रहा है,
100% पूरा का पूरा लाइट को क्या कर दे रहा है, ये एब्जॉर्ब कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक होगा, कोई कलर इमिट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये पूरा का पूरा लाइट को क्या कर दे रहा है, इमिट कर दे रहा है, तो क्या होगा, ये व्हाइट होगा, सफेद होगा, ठीक है, व्हाइट होगा। और किसी एक कलर को एब्जॉर्ब, एक रेंज के कलर को एब्जॉर्ब करके बाकी को इमिट कर देगा, तो उसका कलर कुछ ऐसा होगा। जैसे लाल बैगनी को अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होगा, पीला हरा होगा। बस आपको ये 4 याद करना है, ठीक है, आपको ये 4 याद करना है। ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब होता है तो नीला देता है, रेड अगर होता है तो नीला हरा, इसी को आप पलट दीजिए। फिर लाल बैगनी अगर लेगा तो क्या होगा, पीला हरा होगा। अगर नीला लेगा तो आप क्या देगा, ऑरेंजी देगा, ठीक है। और नीला हरा देता है, नीला है तो ऑरेंजी है, ऑरेंज टाइप का है। लेकिन नीला हरा यदि है तो फिर वो क्या होगा, रेड यानी लाल, ठीक है। तो इस तरह से किस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है कितना, तो फिर उसके अनुसार कॉम्प्लेक्स का कलर भी डिसाइड होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। 6th है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आपको जैसे हम देखें स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, T2G में और EG में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल 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 5 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। उसकी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, अनपेयर्ड है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, बोहर मैग्नेट्रॉन में ये इसका मात्रक होता है, उसमें नापते हैं 1.73, 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90 और 5 है तो 5.92, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार ये याद हो जाएगा, उसके बाद 1 2 इधर वही है 1 2 3 4 5 6, आपको 7 3 8 3 8 7 9 0 और 9 2 याद करना है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको भी हम देख लेते हैं।